Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Nadeem. I am working as subject specialist physics at Vision Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज करते हैं। इनमें सबसे पहले है एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी वगैरह। मैकेनिकल एनर्जी की बुनियादी दो अक़साम हैं: काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी जिस्म की उसकी हरकत की वजह से एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड like gravitational field or due to its constrained state। किसी भी ऑब्जेक्ट की इसकी किसी फोर्स फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में या किसी कॉन्स्टेंट स्टेट में यानी बाउंड स्टेट में सर्टन पोजीशन पे एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, potential energy due to the gravitational field near the surface of earth at height h। ग्रेविटेशनल फील्ड में सर्टन हाइट h पे किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। रेफरेंस लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दो रेफरेंस लेवल हैं। सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो रेफरेंस लेवल। अ पॉइंट एट इनफिनिटी फ्रॉम अर्थ इज आल्सो टेकन एज जीरो रेफरेंस लेवल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्टेट। किसी स्प्रिंग में उसकी कंप्रेस्ड या स्ट्रेच स्टेट की वजह से स्टोर हो जाने वाली एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। मैथमेटिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx²। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स के बेसिक लॉज में से है। आइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैथमेटिकली टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं जिसमें एनर्जी किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। इन्हीं में इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज़ दूसरी एनर्जीज़ की निस्बत आसानी से किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब आप एक वीडियो के ज़रिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद रिवाइज़ करें। जी स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी कन्वर्जन को मज़ीद एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको फिगर में एक बॉल सर्टन हाइट h पे नज़र आ रहा है। सर्टन हाइट h पे चूँकि बॉल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, इस वजह से बॉल की काइनेटिक एनर्जी 0 के इक्वल है और बॉल की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। फिगर बी में बॉल सर्टन हाइट से गिराया जाता है। जैसे जैसे बॉल सर्टन हाइट से नीचे गिरता है, इसकी वेलोसिटी में इजाफ़ा होता है। वेलोसिटी में इजाफ़ा होने के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफ़ा होता है। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है, जैसे जैसे बॉल सर्टन हाइट से नीचे गिरेगा, इसकी हाइट में कमी आएगी। हाइट में डिक्रीज़ होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। फिगर सी में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस वजह से इस पोजीशन पे बॉल की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। चूँकि इस पोजीशन में बॉल की हाइट नेग्लिजिबल है, 0 के इक्वल है, इस वजह से बॉल की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के इक्वल है। इन तीनों फिगर से हम ये रिज़ल्ट डिड्यूस करते हैं कि फिगर ए में
बॉल की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। फिगर बी में बॉल की कुछ एनर्जी काइनेटिक है और कुछ एनर्जी पोटेंशियल है, और फिगर सी में बॉल की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन से मजीद एनर्जी कन्वर्जन को समझते हैं। अ बॉय ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि एक कप सर्टन हाइट से नीचे गिर रहा है। सर्टन हाइट पे होने की वजह से कप की टोटल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। जैसे जैसे कप सर्टन हाइट से नीचे गिरेगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा कप को तोड़ने में और बाकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। नीड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी एनर्जी चेंजेस को ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें एनर्जी किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। इन सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के नतीजे में हमारी इन्वायरमेंट के हीट अप होने के साथ यूज़फुल एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा भी ज़ाया हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी बल्ब को दी जाए तो बल्ब में लाइट पैदा होने के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। हीट पैदा होने की वजह से यूज़फुल एनर्जी में कमी वाक़या हो जाती है, अगरचे टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। इस तरह यूज़फुल एनर्जी में कमी पैदा हो जाने की वजह से आपको पूरा करने के लिए नए एनर्जी सोर्सेज डेवलप करना होंगे। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसे सोर्सेज को कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, याद रहे इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको इंसान सदियों से इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कोयला, पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस वगैरह शामिल हैं। ऑयल इनमें सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी ऐसे गैर रवायती सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमारी आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स एंड सोलर एनर्जी वगैरह शामिल हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को डिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि इनसे किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। स्टूडेंट्स, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के नतीजे में सी लेवल में राइज और फॉल को टाइड्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मून हमारी अर्थ की ऑर्बिटिंग करता है। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के नतीजे में समंदर में हाई टाइड्स पैदा होती हैं
और लो टाइड्स पैदा होती हैं। टाइड्स रेजेस द वाटर इन द सी रफली ट्वाइस अ डे। साहली इलाकों में अक्सर दिन में 2 लो टाइड्स और 2 हाई टाइड्स पैदा होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि टाइड से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं, जब समंदर में हाई टाइड्स पैदा होती हैं तो समंदर में वाटर लेवल राइज कर जाता है। पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। जब समंदर में हाई टाइड्स पैदा होती हैं तो पानी समंदर से डैम की तरफ फ्लो करता है, जिससे टरबाइन रोटेट करती है। टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक जनरेटर को ड्राइव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि जब समंदर में लो टाइड पैदा होती हैं, यानी समंदर का पानी थम जाता है, तो डैम में वाटर लेवल हाई होने की वजह से पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। पानी के हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करने की वजह से टरबाइन रोटेट करती है। टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक जनरेटर को ड्राइव करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन ड्राइव्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल पावर इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर। इसमें टाइड्स की कुदरती राइज और फॉल की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। टाइड्स मून और सन की कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स के नतीजे में पैदा होती हैं। टाइडल प्लांट्स को साहली इलाकों के साथ साथ नस्ब किया जाता है। साहली इलाकों में अक्सर दिन में 2 लो और 2 हाई टाइड पैदा होती हैं। 5 मीटर के वाटर लेवल डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। टाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें मेन ये हैं टाइडल बैरेजेस, टाइडल फेंसेस, टाइडल टर्बाइंस। टाइडल बैरेजेस में डैम कंस्ट्रक्ट करके लो और हाई टाइड के दरमियान तब्दीली से पैदा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। टाइडल फेंसेस को फास्ट फ्लोइंग एरियाज में नस्ब किया जाता है। टाइडल टरबाइंस विंड टरबाइंस की तरह होती हैं। टाइडल टरबाइंस को पानी में नस्ब किया जाता है। पानी के बहाव से हवा के बहाव की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से 832 गुना ज़्यादा है। पानी टरबाइंस के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है। टाइडल पावर इज़ easy to install, renewable, no greenhouse gas, no environmental impact। हम कह सकते हैं कि टाइडल पावर इज अ वेरी प्रिडिक्टेबल एनर्जी सोर्स। वेव्स। स्टूडेंट्स, समंदर की सतह पर चलने वाली तेज हवाओं की वजह से स्ट्रॉन्ग वाटर वेव जनरेट होती हैं। इन वेव्स की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ऐसे डिवाइस को वेव एनर्जी कन्वर्टर कहा जाता है। एक ऐसा ही वेव एनर्जी कन्वर्टर 1970s में इंग्लैंड में पैदा होने वाली ऑयल शॉर्टेज की वजह से स्टीफन सॉल्टर ने इन्वेंट किया। इस वेव एनर्जी कन्वर्टर की ओवरऑल एफिशिएंसी 90% तक है। इस डिवाइस को सॉल्टर्स डक का नाम दिया गया। सॉल्टर्स डक के मेन 2 पार्ट हैं। पहला डक फ्लोट जो कि रोटेटिंग पार्ट है, और दूसरा बैलेंस फ्लोट जो कि फ्लैट फिक्स्ड पार्ट है। डक फ्लोट अपनी तरफ आने वाली वेव्स की एनर्जी को 90% तक कैप्चर कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो के ज़रिए सॉल्टर्स डक की वर्किंग को समझते हैं। पानी में पैदा होने वाली वेव्स की एनर्जी से पैडल मूव करता है। पैडल की मूवमेंट से अपर पार्ट रोटेट करता है। अपर पार्ट की रोटेशन के साथ टरबाइन को कनेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप फिगर में सॉल्टर्स डक देख रहे हैं। सॉल्टर्स डक का ये पार्ट
डक फ्लोट है और ये बैलेंस फ्लोट है। डक फ्लोट अपनी तरफ आने वाली वेव्स की एनर्जी को कैप्चर करके रोटेट करता है। डक फ्लोट की रोटेशन से टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है और टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक जनरेटर को ड्राइव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स, सूरज हमारी अर्थ के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी अर्थ सूरज से डायरेक्टली बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिसीव करती है। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूरज से एनर्जी हासिल करते हैं, जैसा कि हम पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है। सूरज विजिबल, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एमिट करता है, जिनको हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, it causes no pollution, it is a renewable source of energy। स्टूडेंट्स, सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस आउटसाइड अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। जब सोलर रेडिएशंस हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं तो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और दूसरी गैसेस के मौजूद होने की वजह से रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर से कम होकर 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर रह जाती है। सोलर वाटर हीटर। स्टूडेंट्स, आपको फिगर में सोलर वाटर हीटर पैनल नज़र आ रहा है। इसके मेन पार्ट्स ये हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जिसकी सरफेस को ब्लैकन किया जाता है। ब्लैकन सरफेस की वजह से फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर रेडिएशन से मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है। यह आपको वाटर स्टोरेज टैंक नज़र आ रहा है। इधर से ठंडा पानी दाखिल होता है। ठंडा पानी पाइप के ज़रिए जब फ्लैट प्लेट कलेक्टर के स्पाइरल फॉर्म के पाइप से गुजरता है, चूँकि पाइप बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है, इस वजह से पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप हो जाता है। सोलर एनर्जी से पानी गर्म करने के लिए बड़े रिफ्लेक्टर्स और थर्मल एब्जॉर्बर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर से पानी को गर्म किया जा सकता है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर की सरफेस को ब्लैकन करके सोलर रेडिएशन से मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे ठंडे पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ज़्यादा टेम्परेचर हासिल करने के लिए स्मॉल सरफेस एरियाज़ के ऊपर बड़े रिफ्लेक्टर्स की मदद से सोलर रेडिएशंस को फोकस किया जाता है, जिससे पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम से टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। सोलर सेल्स। स्टूडेंट, सोलर सेल्स डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को सोलर सेल्स या फोटोवोल्टाइक सेल्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सिलिकॉन एटम से मिलकर बने होते हैं। सिलिकॉन का ताल्लुक ग्रुप 4 से है। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन मज़ीद 4 सिलिकॉन एटम से मिलकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करता है।
सोलर सेल सिलिकॉन के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। सिलिकॉन में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स सोलर रेडिएशन से एनर्जी अब्जॉर्ब करके फ्री चार्ज कैरियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे सोलर सेल के अक्रॉस थोड़े से वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। ज़्यादा वोल्टेज हासिल करने के लिए सोलर सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता है। इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स को सीरीज में जोड़कर सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। क्लाउडी डेज और नाइट्स में सोलर सेल से एनर्जी हासिल करके उनको निकल कैडमियम बैटरीज में स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगरचे सोलर सेल्स एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये लंबे अरसा के लिए कम खर्च पर चलने वाले डिवाइसेस हैं। यूजेस ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स को सैटेलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल्स को दूर दराज मकाम पर वाक़या मौसमी स्टेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल्स कैलकुलेटर एंड वॉचेस में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफ़ाइन किया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बहुत सारी एग्जांपल से सीखा। फिर हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को डिफ़ाइन किया और फिर एंड पे आपने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी हासिल करने के मेथड्स को स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।